अमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। 11 अगस्त को आप ओ माय गॉड 2 लेकर आए। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि अक्सर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जब कोई बड़ी फिल्मों की डेट क्लैश होती तो अपने पैर पीछे कर लेते कोई ना कोई, लेकिन गदर 2 भी साथ है और आप भी साथ लेकर आए। क्या आपको ऐसा लगा नहीं उस टाइम पे कि यार थोड़ा डेट आगे पीछे कर लेना चाहिए कि चल ठीक है उसी डेट पे आना चाहिए, क्योंकि एक इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म अब फिर से आने वाली है, तो ऐसा लगा नहीं आपको उस टाइम पर? आपने खतरों के खिलाड़ी देखा है ना? जी। हमारा प्रोड्यूसर जो है वो बहुत डेयर डेविल है। लेकिन डेयर डेविल इसलिए नहीं कि हमको किसी और फिल्म के साथ आना था, उनको विश्वास था कि ये फिल्म अच्छा करेगी, और उनको ये भी पता था कि वो फिल्म भी अच्छा करेगी। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था, क्योंकि गदर का पहले से ही इतने सालों बाद आ रही थी तो उनको पता ही होता, ये कोई ऐसे अछूता नहीं इस बात से। लेकिन हमने जब बैठ के बात की आपस में सारे प्रोड्यूसर्स ने, तो उन्होंने कहा देखो हम लोग अगर ये सोचते रहेंगे ना कि कब आना है, तो हम फिर कभी भी नहीं आ सकेंगे। पहले रॉकी रानी आ रही है, वाईकॉम की फिल्म थी वो, बाद में भी उनकी फिल्म आ रही है, तो पूरे साल का कैलेंडर चुनने जाओगे और बोलोगे कि ग्रीन लाइट होगी तब हम गाड़ी बाहर निकालेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर वीकेंड जो है बहुत अच्छा वीकेंड है। हम लोग इसी तारीख पर आएंगे, और अगर हमारी फिल्म में ये होगा, गुर्दे में दम होगा, तो वो खड़ी होगी। और हम कंटेंट लेके आ रहे हैं, हम तो ऐसा भी कोई सिनेमा नहीं लेके आ रहे वो एक, और दोनों फिल्मों का ऑडियंस अलग होगा, क्योंकि हमारी फिल्म जो थी वो हमने पारिवारिक फिल्म करके सोची थी, और वो एक एक्शन बेस्ड फिल्म थी। तो हमारा विश्वास था फिल्म के पर, वो विश्वास पे खरे उतरे भी हम लोग। फिर बस फिर इतना सा हुआ कि हम जो पारिवारिक सोच रहे थे वो सेंसर की वजह से थोड़ा हमारा ऑडियंस कट गया। लेकिन अमित जी, आप एक उम्दा लेखक भी है, तो मैं कहानी की अगर बात करूं तो जिस तरीके की कहानी आप लेकर आए हैं, ये ओ माय गॉड जो फर्स्ट पार्ट था उससे बिल्कुल ही अलग है, पूरी तरीके से अलग है। तो ये कहानी का किस तरीके से ख्याल आया, कहाँ से कहानी की शुरुआत हुई? नहीं देखिए, सामाजिक अगर भान आपको हो, आपके आसपास क्या घट रहा है, तो आप डेफिनेटली आपको ये पता चल जाता है कि क्या बदल रहा है समाज में। हम सभी ने एक बात नोटिस की होगी कि हमारा एंग्जाइटी लेवल बढ़ा है, हम लोग को कोई फट से जवाब नहीं देता हो फ़ोन पे, तो अपना बढ़ जाता है, जवाब क्यों नहीं आया। ऐसा पहले नहीं था, आराम से जवाब आता था। किस्सा ऐसा था कि बच्चे ने जीमेल अकाउंट हैक करके खोल के दिखाया, देखो मैंने खोल दिया। तो मुझे डर लगने लगा कि यार कल को ये कुछ भी कर सकता है, मतलब घर में हम नहीं रहेंगे, टीवी पे अकाउंट खोलेगा यूट्यूब का और कुछ भी देखेगा, तो सबको एक्सेस तो सब कुछ हो गया आपके पास, मोबाइल नाम का जिन हाथ में आ गया, आप रगड़ो कुछ भी बताएगा बच्चे को। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा तो बोली हाँ वो तो कर सकता है। तो मुझे लगा यार तो बहुत खतरनाक बात है यार, क्योंकि जिस गति से ये रॉकेट स्पीड में दशकों के बदलाव एक एक दिन में हो रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड में और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, वो रियल ज़िंदगी में नहीं हो रहे हैं। रियल ज़िंदगी में आप देखो तो स्कूलों में पढ़ाई का स्तर जो भी हम पढ़ा रहे हैं, हम उसी स्नेल गति में चल रहे हैं। अभी आके 1-2 साल में अभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी आ गया, टीचर ने पढ़ाना ऐसे शुरू कर दिया, लेकिन ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ उपलब्ध है, यहाँ उपलब्ध होने को थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन तब तक गाड़ी निकल जाएगी। तो मुझे लगा कि ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहानी फिर बच्चे और बाप के रिलेशनशिप के साथ होगी तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो फिर ख्याल आया कि इस स्ट्रक्चर में बाप तो हमेशा है ही, पिछले स्ट्रक्चर में है, लेकिन हमने नास्तिक की जगह आस्तिक रखा। और फिर ज्ञान अगर आपके पास, आपने फिल्म अगर ज्ञान आधारित की है, ज्ञान पे आधारित की है, तो आपके पास 2-3 ही भगवान ऐसे हैं जो ज्ञान रूपी माने जाते हैं। तो ब्रह्मा है, तो वो जो ब्रह्मा जो है वो विश्व निर्माण के लिए, माता सरस्वती तो मैंने पहले ही सोचा कि ये बहुत ज़्यादा अंदर हो जाएगा। और फिर मुझे पता चला कि आपका जो, क्योंकि सेक्स एजुकेशन पे करना था, तो पता चला कि आपके वात्सायन के कामसूत्र के लिखने के पहले, इसके बहुत पहले रचना हो चुकी है। तो आप जो वात्सायन का कामसूत्र पढ़ रहे हैं वो एक्सटेंशन है। रियल जो कामसूत्र वो पहले ही नंदेश्वर लिख चुके हैं, जो नंदी महाराज हैं, और वो शिव जी के भक्त हैं। तो मैं बोला अरे तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं है। और फिर जब खोल कर पढ़ना शुरू किया तो पता चला हमारे ग्रंथों ने बहुत पहले ये सब कह दिया। तब पता चला कि हम तो बहुत बहुत सालों पहले से ज्ञान और साधना और ध्यान के माध्यम से काम की शिक्षा दे रहे हैं। कि हर लोग मंदिर आते हैं और मंदिर में घूमते हैं, तो विजुअली वो कार्विंग आपको दिखेगी जो आपको बताती है। फिर मुझे ख्याल आया एक फिल्म का, बालिका वधू है शायद, उसमें छोटी एक कम उम्र में एक लड़की की शादी है, और फिर वो समझा नहीं पा रहा है प्रेम पति अपनी पत्नी को कि, और वो लड़की को समझ नहीं आ रहा क्योंकि उम्र कम है बहुत। जब एक उम्र के यहाँ तो छोड़ जाती है, फिर वो ये उस उम्र की तक आती है, तो वो एक जगह उसको याद आता है कि हम लोग घूमने गए थे कहीं खजुराहो या कहीं, और तब उसको मूर्ति का रेफरेंस समझ में आता है कि अच्छा ये काम जीवन की बात हो रही है। तो आपका जो आपका जो पहला आश्रम जो होता है जिसमें आप ब्रह्म की तरह बाल आश्रम में जाते हैं,
और आप ब्रह्मचर्य पालते हैं, उसके बाद काम जीवन का जो आश्रम आता है, तो बाल अवस्था के बाद जो काम अवस्था है उस जीवन का जो बीच का लिंक है, उस समय की वो कहानी चली। तो मुझे लगा यार ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, और अगर हम खुल के बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर वो नेट पे जाके ढूंढेगा जिसपे 1 लाख साइट खुलेगी, 1 लाख साइट में से अधिकांश ऐसी साइट होगी जो आपको वर्गलाएगी, उस पर एक मार्केट का सामान पॉपअप होगा और आपका बच्चा बहकेगा। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सर आपने समझाया, अच्छा लगा जानकर। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब भी किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर या किसी भी स्क्रिप्ट राइटर ने इतिहास के पन्नों से अगर कोई बात निकाल कर उसको सामने लाया, कि वो धर्म के ऊपर में हो या किसी के मजहब के ऊपर में, किसी कर्मों के ऊपर हो, हमेशा उस पर कुछ ना कुछ नए सवाल उठे थे। इसके पहले केरला स्टोरी करके आई थी कल, जिसका मुद्दा कुछ और था, उसका मुद्दा गया कहीं और। अब जैसे ओ माय गॉड 2 आई, इसका ट्रेलर आया, टीजर आया, तो 50% लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, बट 50% लोग कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव साइड में भी लेकर गए। तो बीइंग एन डायरेक्टर कहीं ना कहीं चीज़ों को जब सामने लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क नहीं होता आपके लिए कि किस तरीके से हम इसको, जिस तरीके की थॉट प्रोसेस आपकी, जिस तरीके से आपकी पूरी टीम ने सोचा है, उसी टीम को ऑडियंस तक पहुंचाना। नहीं देखिए, दर्शकों ने तो जवाब दे दिया है फिल्म के थ्रू। हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारा दर्शक पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है। वो हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, वो हमसे ज़्यादा समझदार है। मुझे ऐसा लगता था कि क्या, लेकिन अब मुझे लग रहा है यार हम तो बहुत पीछे सोच रहे हैं, वो हमसे 100 किलोमीटर आगे जाके खड़ा है, क्योंकि ज्ञान का एक यंत्र है उसके पास, वो पढ़ रहा है, उसको जानकारी है इस बात की। और देखिए, हर वो सभ्यता जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट से नहीं चलेगी ना, उसका पतन होना निश्चित है। सभ्यता जो बदलाव लाती है, जो अपने अंदर की त्रुटियों को छोड़कर पीछे छोड़ जाती है और आगे चली जाती है, उसी सभ्यता का उत्थान होता है, वही प्रोग्रेस करता है, उसका ही उदो उसी की जय जयकार होगी। आप अगर उस माइंडसेट में जिएंगे कि आप अभी भी पुराने रूढ़िवादिता में जमे रहेंगे और एक्सट्रीमिज्म में जमे रहेंगे, तो आपका कभी भी ग्रोथ नहीं होगा, वो मनुष्य कभी आगे जाएगा ही नहीं, वो पूरा समूह ही पीछे रह जाएगा। तो कहानी और साहित्य का देखिए, साहित्य का और बाकी सब चीज़ें जो समाज से निकल कर बाहर आती हैं, उस दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो आपकी बुद्धि को ऐसा प्रगट बनाता है और प्रोग्रेसिव बनाता है कि आप उस बात को एक्सेप्ट कर सको। और हर कालांतर में हर आदमी यही कोशिश करता है। हाँ देखिए, हर कालांतर में जब भी जो किसी ने कहा था बहुत पहले कि ये धरती गोल है, वो उसको लोगों ने तिरस्कार ही किया, लेकिन सिद्ध हुआ ना कि वो अंडाकार है। किसी एक सभ्यता ने कहा था ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसको आपने, गैलीलियो को आपने ये कहा ही। हर व्यक्ति ने जिसने आगे जाकर विचार करके कोई बात करने की कोशिश की, उसका कई लोगों ने उसका तिरस्कार किया है, उसकी उपेक्षा की है, लेकिन कालांतर में सिद्ध होने के बाद वो सभ्यता आगे गई है। तो मुझे लगता है कि हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम जो किताब से निकाल के ला रहे हैं या इतिहास से निकाल के ला रहे हैं, और वो अगर वो ऐसी चीज़ निकाल रहे हैं जिसमें अमेंडमेंट सब जगह होता है, परिवार में भी अमेंडमेंट हो रहा है, सब जगह अमेंडमेंट हो रहा है, हर चीज़ बदल रही है। जिस तरह से आपके यहाँ नई चीज़ें आ रही हैं, उसका पहले वो आपके पास पहले उपलब्ध नहीं था, अब वो उपलब्ध हुआ है, तो आपकी बाकी चीज़ें बदलेंगी ही बदलेंगी। तो फिर आपको उस चेंज के साथ अडेप्ट करने सीखना ना होगा। अगर आप वहीं बैठ जाएंगे तो ट्रेन निकल जाएगी सर, आप कहीं की नहीं रहेंगे। आपको ये सोचना होगा कि अब ज्ञान है वही सबसे बड़ा अस्त्र है आपके पास, आपको उसी का दामन थामना होगा। आप रूढ़िवादिता का दामन थाम के आगे कभी नहीं बढ़ेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि सर हमारी जो ऑडियंस है काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गई और ऐसा लग रहा है आपको कि और मतलब आगे जा चुकी है। जिस तरीके का आपने कहा कि 6 एजुकेशन के ऊपर में बनाने का एक सोचा था, जिस तरीके की तैयारी की गई थी, फिर अक्षय कुमार सर, पंकज त्रिपाठी जी सब थे इस फिल्म के अंदर। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके का मैसेज आप देना चाहते तो ऑडियंस तक प्रॉपरली जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ रही है? क्योंकि बीच में सेंसर बोर्ड के दौरान पता चला कि फिल्म थोड़ी नहीं। हाँ, मैं बहुत देर से सोच रहा था अभी तक आए क्यों नहीं आप वहाँ से, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ ये प्रश्न आने ही वाला है, क्योंकि जो घटना घट गई उस पर तो आप बात करेंगे ही। नहीं, अभी हम सब ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। हमारी देश की एक कानून व्यवस्था है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एक लॉ है, हम सबको उसका पालन करना होता है। ये एक बोर्ड है, एज ए मेकर मेरे को उसका पालन करना ही होगा। मैं जाके वहाँ नहीं बोल सकता कि मैं हैंड्स अप और जो भी अंदर आपके स्टैंप और ये है मुझे दे दो, मैं अपने फिल्म पे लगा दूंगा। वो उन्होंने ही देखना है, उनकी एक कमेटी है, वो एक संज्ञान और सुबुद्ध लोग वहाँ बैठे हैं, वो फिल्म देखते हैं और उसको सेंसरशिप देते हैं। मैं उसका सहज स्वीकार करके मैं आगे बढ़ गया हूँ जीवन में। जैसे कि सर कहा गया था कि 18 साल के ऊपर के ही देख सकते हैं, ऐसा अगर जैसे कहा गया, लेकिन फिल्म के अंदर की जो कहानी है, जिस तरीके की जो बच्चा दिखाया गया है, ये मैं ऐसा लगता है एज एन रिप्रेजेंटेटिव कि ये 18 साल के ऊपर के भी बच्चों ने देखनी चाहिए। नहीं, हमारे प्रोड्यूसर ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, मैं हर जगह कोट कर रहा हूँ कि ये पहली ऐसी एडल्ट फिल्म है जो टीनेजर के लिए बनाई गई है। तो वो विरोधाभास है बहुत, कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि हमने जिसके लिए फिल्म बनाई है वो देख ही नहीं सकते, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये भी मालूम है कि वो देख ही लेंगे।
तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो आपके पास इतने सारे एवेन्यू है विद द एडवेंट ऑफ OTT एंड द स्केल जिस तरह से वो आया है, आप उसको कैसे नज़रअंदाज कर पाएंगे? वो हर फिल्म को देख ही लेते हैं। तो अब मुझे लगता है ये अब उस तरफ का बॉल अब उनके कोर्ट में है। जिन लोगों ने, दर्शकों ने फेसबुक पे, क्रिटिक्स ने अपने राय में, कई लोगों ने सैरकाज़म के साथ, कई लोगों ने स्ट्रिक्ट होके, कई लोगों ने गाली देकर अपनी बात रख दी है सेंसर के सामने। अब यंत्रणा पे ये प्रश्न है कि वो इसका क्या करते हैं। मैं तो अभी भी इल्तिजा ये रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि सर अभी भी रिवोक कर सकते हैं। गलती सभी से होती है, हम उसका पीछे करके उसको रिकरेक्ट करके रिवोक करके उसको यूए कर सकते हैं ताकि परिवार देख सके। लेकिन अभी वो प्रक्रिया कितना समय लेगी और कब होगा मुझे नहीं पता। बस एक बात है, जिस मीडियम, जिस माध्यम, जिन लोगों के लिए फिल्म बनाई गई थी उन तक नहीं जा रही है, सोच के वैसे लगा नहीं कि यार फिल्म में कहीं कुछ अप डाउन आ सकते हैं जब लेकर आएंगे हम इसे 11 अगस्त को। तो लेकिन दुख तो सभी को है, मतलब निर्देशक को भी दुख है और निर्माता को भी दुख है कि जिन लोगों ने एक साथ, देखिए ये कारवां सब एक साथ ही चला था, कोई इसमें मुंह इस तरफ उस तरफ करके नहीं बैठा था। तो प्रोड्यूसर से लेके हर यूनिट यही बात कर रहा है कि सर दिखा रहे हैं फिल्म, लेकिन जिनके लिए बनाई उनके लिए तो नहीं। जिसने काम किया वही नहीं देख रहा है, जिस लड़के ने काम किया फिल्म में वही नहीं देख पा रहा मैंने क्या काम किया। उसने एक पिटिशन भी डाला है शायद, लेकिन अब मैं उसका, मेरे पास उसका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, जैसे आप उसमें कांति कहता है ना, सर मैं कैसे पढ़ाऊँगा, मैं शिक्षक नहीं हूँ ना। ये तो शिक्षक पढ़ाएगा ना सेक्स एजुकेशन, मैं तो दुकानदार हूँ। फिर भी वो एक तरीका ढूंढ लाते हैं कि शिव ने कहा है कि सत्य नंगा होता है, तो आप सत्य उस तरह पढ़ाइए जिस तरह वो है, ताकि लोगों को पता चले। तो मैं भी वही कहूँगा कि भाई मुझे नहीं पता कि इसको कैसे, क्योंकि मैं तो फिल्म मेकर हूँ, मैं लॉ मेकर तो नहीं हूँ, पॉलिसी मेकर तो नहीं हूँ। तो ये आप ही ने तय करना है, ये आप ही का काम है, आप लोग तय कीजिए। बिल्कुल सही। लेकिन फिल्म के अगर तरफ में जाकर देखूं तो पूरी फिल्म के अंदर में एज एन ऑडियंस अगर मैं बात करूं तो मुझे डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है। जिस तरीके से डायलॉग प्रेजेंट किए गए हैं, और कहते हैं ना एक पंच होता, तो इसके हर एक लाइन में कहीं ना कहीं पंच है जो कहीं ना कहीं टच कर जाता है। पंकज सर के परफॉर्मेंस के बारे में आपकी पर्सनल क्या राय है, बताइए सर। मुझे लग रहा है आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बड़ा स्टार और बड़ा एक्टर, मेरे लिए ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि आपके पास एक बहुत उम्दा कलाकार है जो ऑफ कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं, तो एक तो एजुकेशन बराबर शिक्षा के साथ उतरे हैं वो। मुझे लग रहा है कि ओम जी के बाद हमारे पास फिर एक ऐसा एक्टर है जो इंटरनेशनल कैलिबर का है। आप उसको जिस मोल्ड में डालेंगे वो मोल्ड हो जाएगा। आप उसे मिर्ज़ापुर में देखेंगे तो बगैर तलवार निकाले आपको डरा सकता है। आप उसे अगर ओ माय गॉड 2 में डालेंगे तो बगैर एक आंसू बहाए अपने दुख का भास आपको करा सकता है। वहीं दूसरी ओर आप उसका दूसरा काम देखेंगे, अगर जो अनुराग दादा के साथ उसने किया था मेट्रो 2 में, तो वो एक ऐसा हैप्पी गो लकी गैंगस्टर था जिससे आपको प्यार भी है और आपको नफरत भी है, मतलब एक ही टाइम पे आप दोनों कर रहे हो उसके साथ। और फिर आप स्त्री में देखोगे उसको तो आप हंसते हंसते मर रहे हो। मतलब इतना कुछ करने के लिए आपके पास एक ही एक्टर है, तो आप तो बहुत लकी हो सकते। आई एम टू लकी टू हैव पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार एंड यामी गौतम एंड पवन मल्होत्रा इन द फिल्म। रेस्ट ऑफ द क्रू एंड कास्ट वेरी गुड, बट फॉर दोज फ्लैग बेरर, ये फिल्म को परचम उठा के जो लेके चले हैं वो मेरे पास, मैं लकी हूँ, मैं देखूंगा, मैं बहुत लकी हूँ कि ये लोग मिल गए मुझे। पंकज सर के साथ आगे भी अगर काम करने का अगर आपको मौका मिले, या आप उन्हें अपने साथ आगे भी काम करने का पसंद ही देंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर वो अगर उनके अपने व्यस्त डायरी में से अगर समय निकालेंगे तो मैं लाइन लगा के खड़ा रहूँगा उनके पास, क्योंकि बहुत व्यस्त कलाकार हैं आज के दिन में। मतलब मुझे लगता है जब हमने भी पूछा था तभी वो 3 फिल्में कर रहे थे उस साल में। मतलब वो अभी अपने आप को लिमिट करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना डिमांड है, और ये है कि वो कोई कहानी अच्छी लगे तो वो एक्टर भी बहुत भूखा होता है सर। वो कमल हासन जैसे एक फिल्म में हर 10 जीवन का भूमिका करके एक साथ निवृत्त होना चाहते हैं। आप देखेंगे कमल हासन कोई भी कैरेक्टर अच्छा छोड़ना नहीं चाहते। अगर बाप भी अच्छा है बेटा भी अच्छा है तो दोनों करना है, ताकि जीवन बहुत छोटा है ना, एक लाइन बहुत छोटी है, उसमें एक ही जीवन में अनेक पात्र निभाने का जो भूख है ना, वो पवन में भी, पंकज में भी है, ऑफकोर्स पवन मल्होत्रा में भी है। तो मुझे लगता है अगर बीच का समय अगर फिर से निकालेंगे, जैसे ओ माय गॉड 2 के लिए निकाल लिया 50 दिन, किस तरह अगर मेरे दूसरे फार्म के लिए निकालेंगे तो मैं बेशक करना चाहूँगा काम। लेकिन सर मास्टरबिट इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम इस तरीके से पर्दे पे जो आप लेकर आए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सबका व्यक्तिगत है सर, मेरा भी व्यक्तिगत है कि आपको बहुत कालांतर में समय पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था यार जिसके लिए इतना हुआ बनाया था, और आप इसका गिल्ट लेके जी रहे थे। आप उस ग्रुप के साथ खड़े नहीं होते थे, आपको रहते थे गंदे लोग हैं ये लोग, और जबकि इसमें कई आपके बहुत जिगरी दोस्त भी थे।
तो आपको लगने लगा कि आप किस तरह के गिल्ट कॉन्शियस में जीते रहे हैं। आपके पीछे बैकड्रॉप में चल रहा होगा ना कि ये नैसर्गिक है बहुत, और ये आपको समझदार होने के बाद समझ में आया। अगर पहले से कोई समझाता तो शायद वो गिल्ट कॉन्शियसनेस भी नहीं होता और उसका आनंद अलग होता शायद। क्योंकि आप जब किसी चीज़ का कोई चीज़ घट जाती है और आपको उसका पता नहीं होता, जैसे आप मेरे को पहले मैं कैरम बोर्ड जब खेलता था, अगर बाद में किसी ने बताया कि तुम बहुत अच्छा खेलते थे यार, मैं तो इसे जनरली देव स्ट्राइकर में फटाफट खेलता था, मैं उसमें कभी रस ही नहीं ले पाया। बाद में मैंने अपने बच्चे को जब खेलते देखा, वो दिन भर बैठ के खेलते, मुझे लगा यार ये बहुत इसमें इंटरेस्ट लेके खेलो तो बहुत मज़ा आता है यार। मैं तो एकदम जनरली चलो आओ बैठ के तो खेल लो, इवन फॉर चेस फॉर दैट मैटर, कि जल्दी ख़त्म करो चेस। बाद में पता चला यार चेस प्यार से खेलने के टाइम जो मानसिक सुख होता है चाल चलने का, वो मुझे फिर बाद में पता चलने लगा। तो ऐसे कई चीज़ों का आनंद अगर कोई सही शिक्षा के साथ जाए ना, तो फिर आपको पता चलता है यार अगर मेरे को किसी ने बताया होता कि स्क्वायर कट या बॉल डॉज करने के लिए, क्योंकि आप तो बहुत रूरल तरीके से खेलते रहे, आपने खेलने की तरह देखा, उसका आनंद अलग था, लेकिन बाद में पता चला कि यार आप उसका आनंद लेके खेलते ना तो वहाँ आप चरम आनंद तक जाते। तो अभी ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप सबके साथ व्यक्तिगत निजी एक्सपीरियंस है सबके, मैं बहुत सब्जेक्टिव बात है, डिपेंड्स ऑन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मेरा अपना अलग था। लास्ट में चाहूँगा सर, इस पूरी कहानी में हर एक डायलॉग में, हर एक लाइन में कहीं ना कहीं मैसेज और बड़े बड़े कुछ अलग एक मैसेज देती है। इस पूरी कहानी में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन पसंद आई थी? अगर कोई एक लाइन किसी की, आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, जैसे कहा आपको शुरुआती में, तो कोई एक लाइन इस पूरी फिल्म की जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो या कहीं ना कहीं आपको टच करती है, या ये बहुत बड़ा मैसेज है, सवाल है? वो पंकज जी उसको प्रणाम करके पूछते हैं और पूछते हैं कि आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया, तो उसने कहा कि महाराज मैं एक माँ एक गुरु को प्रणाम कर ही रहा था, जो अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए सब कुछ ताक पे रखने को तैयार है, पर कमाल की बात है स्कूल नहीं। वो इस लाइन को अब ऐसा बदल सकते हैं, फिर कमाल की बात है सेंसर नहीं। लास्टली फैंस ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इतना सारा प्यार दे रहे हैं माय गॉड 2? दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, जिस तरह आपने मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह गोद में रखा है। मैं चाहूँगा कि आप ऐसा प्यार मेरे पर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।